नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन की चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपी टीजीटी कमीशन 2025 के लिए हिंदी की एक नई सीरीज चलाने जा रहा हूं, जिसका आज पार्ट 1 रहने वाला है। पार्ट 1 का जो पहला क्वेश्चन है कि प्र उपसर्ग से निर्मित शब्द है। देखिए हिंदी जो है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट इस परीक्षा के लिए रहने वाली है। अगर बात करें प्र उपसर्ग की, तो प्र उपसर्ग से जो यहाँ पे निर्मित शब्द है वो है आपका प्रायोजित। देखिए जो प्रायोजित शब्द है वो आपका प्र उपसर्ग से निर्मित है, इस बात को आपने याद रखना है। अब आपको ये पहले तो ये जानना है कि उपसर्ग होते क्या है, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर उपसर्ग की बात करें तो ये एक ऐसा शब्दांश है जो किसी मूल शब्द के आरंभ में जुड़कर अर्थ में क्या है परिवर्तन ला देता है। मान लो कि एक शब्द है हार, शब्द है हार। हार का मतलब होता है पराजय, लेकिन जब यहीं पर हम प्र जोड़ देंगे, क्या है, जब हम प्र जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, प्रहार। प्रहार का मतलब क्या होता है, प्रहार का मतलब जो आप जो है वो क्या होता है, आपका चोट करना होता है, मारना होता है। तो मतलब ऐसे ही आपको याद रखना है। जैसे कि आपका यहाँ पे और मैं कोई शब्द यहाँ पे दे देता हूँ, जिस प्रकार यहाँ पे हार दोबारा देता हूँ, हार। अब हार में आ गया तो क्या बन जाएगा, आहार। आहार का मतलब क्या होता है, भोजन। तो मतलब इसी प्रकार जो उपसर्ग होते हैं ना, वो शब्दों के क्या है, मूल शब्द के आगे जुड़ते हैं और उसमें क्या है परिवर्तन ला देता है। इस बात को आपने याद रखना है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, अगर उपसर्ग की बात करें, कुल कितने संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, तो संस्कृत में अगर मैं बात करूं तो 22 उपसर्ग संस्कृत के होते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हिंदी के उपसर्ग की संख्या यहाँ पे 13 मानी जाती है, लूसेंट के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ। और आपकी उर्दू और फारसी के जो उपसर्ग है उनकी संख्या 19 मानी जाती है। कुछ अंग्रेजी के भी उपसर्ग है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप भी एचपी टीजीटी और जीबीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हो और आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो जुड़िए मात्र और मात्र 499 रुपीज़ मंथ में। हम देंगे आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस और टोटल सब्जेक्ट की आपको यहाँ पे क्लासेस मिलने वाली है। अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हो तो आप 7876145409, और रिकॉर्डेड का मतलब है कि हमारी तब से लेकर जब से हमारा बैच शुरू हुआ है तब से लेकर अभी तक की क्लासेस आपको फ्री रिकॉर्डेड मिलने वाली है। वापस आते हैं उपसर्ग की ओर। अंग्रेजी के उपसर्ग सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो डिप्टी है वो किसका आपका उपसर्ग है। जैसे डिप्टी हो गया, आपका सब हो गया, सब इंस्पेक्टर आपने सुना होगा, सब जज, सब कमेटी, ये सब आपने सुना होगा। डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी मिनिस्टर, है ना, ये सारी बातें आपने सुनी होगी। सारी की सारी किसके उपसर्ग है, मिनिस्टर के आगे डिप्टी लग जाए, डिप्टी का मतलब छोटा, ये अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग है। जैसे कि आपका आपने सुना होगा प्रधान, जनरल, जैसे जनरल होता है, जनरल होता है मतलब जैसे एक खाली होता है मैनेजर, लेकिन अगर जनरल आ गया तो जनरल मैनेजर। एक होता है सेक्रेटरी, आगे जनरल आ गया तो जनरल सेक्रेटरी। तो ये क्या है, उपसर्ग है। और किस भाषा के, अंग्रेजी भाषा के। ठीक है। एक होता है मास्टर, मास्टर के आगे जब हेड उपसर्ग लग जाए तो क्या बनता है, हेड मास्टर। तो ये बातें आपको याद रखनी है, सारी बातें देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उपसर्ग के अलावा एक होता है प्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय होता है जो किसी मूल शब्द के अर्थ में जब पीछे लगता है। जो तो उपसर्ग है वो आगे लगता है, लेकिन जो प्रत्यय है जो क्या है, जो शब्दांशों के शब्दों के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में क्या है परिवर्तन ला देते हैं। जैसे कि आपका एक शब्द है दया, क्या है, शब्द का नाम दया, लेकिन दया शब्द के अंत में जब आलू जुड़ जाएगा, दया शब्द के अंत में जब क्या जुड़ जाएगा, आलू जुड़ जाएगा, तो वो क्या है, क्या बन जाएगा, दयालु। तो यहाँ पे आलू क्या हो जाएगा, आलू एक प्रत्यय है और ये क्या बन जाएगा, इसका दयालु बन जाएगा। प्रत्यय के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। सीधा क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा भाई कि प्रत्यय के भेद कितने हैं, तो बोलेंगे एक तो होता है कृत प्रत्यय और दूसरा होता है तदित प्रत्यय। तो कृत और तदित ये भी आपको दोनों के दोनों याद रखने, भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। अच्छा, और प्रत्यय की बात करें, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जो शब्दों के अंत में मूल शब्द में परिवर्तन लाते हैं उनको प्रत्यय बोलते हैं, लेकिन जो आगे लगते हैं उनको आपका उपसर्ग बोलते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अनेक शब्द के विशेषण के किस भेद का उदाहरण है। देखिए अनेक क्या बोला जा रहा है, अनेक बोला जा रहा है, और पूछा जा रहा है कि विशेषण के किस शब्द का उदाहरण है अनेक। देखिए अनेक की बात हो रही है, अनेक का मतलब संख्याओं में तो बात हो रही है, लेकिन कैसा संख्यावाचक ये अभी पता नहीं है, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। देखिए अनेक शब्द एक संख्यावाचक विशेषण के भेद का उदाहरण है, ये तो आपको ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, विशेषण क्या होता है और संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, हर एक चीज़ की मैं यहाँ पे आपके बीच बात कराने वाला हूँ। अगर बात करें विशेषण की, तो विशेषण क्या होते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले जो शब्द होते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। मतलब जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें क्या
कहा जाता है विशेषण, अंग्रेजी में आप इसको एडजेक्टिव भी बोलते हैं। अच्छा, जैसे कि मोटा लड़का हंस पड़ा, यहाँ मोटा क्या है? मोटा क्या है? एक विशेषण है। लड़का तो था लेकिन कैसा था? मोटा था। तो ये और तथा जो लड़का है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे? संज्ञा का नाउन के रूप में विशेष्य हो जाएगा। अच्छा, विशेषण की बात करें, विशेषण के भाई चार भेद है। एक है आपका सार्वनामिक विशेषण, जो कि आपका दो प्रकार का होता है, आपका मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण। तो ये भी आपको याद रखना है कि सार्वनामिक सार्वनामिक विशेषण कितने प्रकार का? दो प्रकार का, मौलिक सार्वनामिक और आपका यौगिक सार्वनामिक। दूसरा होता है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण जो शब्द, संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण धर्म स्वभाव का बोध कराते हैं उनको क्या बोलते हैं? गुणवाचक विशेषण बोलते हैं। अच्छा, आपका गुणवाचक विशेषण कौन से होते हैं? देखिए, गुणवाचक विशेषण जैसे कि आपका लाल, पीला, काला, मोटा, पतला, अच्छा, भला, बुरा, ये क्या है? गुण की बात कर रहा है, क्वालिटी की बात कर रहा है। तीसरा होता है संख्यावाचक विशेषण, मतलब कि जो शब्द संज्ञा अथवा जो सर्वनाम होता है उसकी संख्या का थोड़ा बहुत बोध कराएंगे, है ना। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित होता है जैसे कि कुछ आदमी चलेगा, हमको नहीं पता है कितने आदमी हैं, है ना। आदमी तो थे लेकिन कुछ थे। यहाँ पे जैसे अनेक बोला है, अनेक लोग यहाँ पर आए। अब अनेक लोग थे तो लोग ही संख्याओं में होंगे, लेकिन पता नहीं है कि कितने लोग थे। सब कुछ समाप्त हो गया, है ना। तो ये क्या है? सब कुछ। अब कितना समाप्त हो गया वो तो पता नहीं है। हाँ, अगर निश्चित आएगा, अगर क्वेश्चन ये होता कि 10 लड़के 20 आदमी 50 रुपए, ये क्या निश्चित बोल रहा है भाई? जैसे मतलब कि ये बोल रहा है कि 4 है, 8 है, कि 8वां साल है, 12 साल है, मतलब यहाँ पे हमको पता है ना। 10 लड़के थे, आपके 20 आदमी थे, तो निश्चित ये आपको पता चल गया। और अगला है, लास्ट जो है वो है परिमाणवाचक विशेषण। देखिए, इसको परिमाण बोधक विशेषण भी बोलते हैं, परिमाणवाचक विशेषण भी बोलते हैं। मतलब कि ये कैसा होता है? इसमें मतलब कि इसके भी दो भेद है। एक है निश्चित परिमाण बोधक, जिसमें 10 किलो घी था, 5 क्विंटल गेहूँ थे, यहाँ पे निश्चित है। लेकिन अनिश्चित परिमाण वादक है, जैसे बहुत घी था, थोड़ा घी, मतलब परिमाण की बात हो रही है, क्वांटिटी की बात हो रही है परिमाणवाचक विशेषण में। तो जहाँ भी क्वांटिटी की बात होगी वहाँ परिमाणवाचक बात, जहाँ पे गुणों की बात हो जाएगी, जिसने यहाँ पुराना, ताज़ा, मौसमी, प्राचीन, लाल, पीला, हरा, युवा, वहाँ गुणवाचक विशेषण। और जहाँ पे संख्याओं की बात होगी, जैसे कि अनेक है या फिर फिक्स है, अब यहाँ पे अंदर जाके नहीं पूछा था, यहाँ पे एग्जेक्ट नहीं पूछा था, एग्जेक्ट जो अनेक है वो अनिश्चितवाचक संख्यावाचक विशेषण है। और सार्वनामिक विशेषण हमको पता होना चाहिए दो प्रकार का है, इसके भी आगे जो है वो दो भेद है, दो उपभेद है, आपका मौलिक सार्वनामिक विशेषण और आपका आपका यौगिक सार्वनामिक विशेषण। तो ये आपको दोनों याद रखना है। अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। वह तालिका से चित्र बना रहा है, रेखांकित पद किस कारक का प्रसर्ग है? देखिए, वो तालिका से आ रहा है यहाँ पे, तो मतलब है तो ये कारक, तो ये किस कारक का प्रसर्ग है आपको पता होना चाहिए। देखो, आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि जो हिंदी भाषा होती है ना, हिंदी भाषा में कारक के 8 भेद होते हैं। सबसे पहले होता है कर्ता। कर्ता क्या करता है? तो याद नहीं, सुनना होगा, कर्ता की जो विभक्ति होती है कर्ता ने, है ना। जैसे राम ने किताब पढ़ी, तो कर्ता के साथ हमेशा ने आएगा। जैसे इसमें क्या हो जाएगा, जो क्रिया करने वाला जो है उसको कर्ता कारक कहते हैं, जो काम कर रहा है। जैसे राम ने क्या पढ़ी? किताब पढ़ी, तो यहाँ पे ने आ रहा है। अच्छा, कर्म को, मतलब कर्म में क्या, कर्म कारक में हमेशा क्या आएगी? को विभक्ति आएगी। तो कर्म को, तो ये भी यहाँ पे कर्म भी नहीं हो सकता, है ना। कर्म को आ रहा है, जैसे कैसे बोलेंगे? सीता ने राम को देखा, मतलब कि क्रिया के जो व्यापार का फल है वो किसी संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है ना, और उसे कर्म कारक कहते हैं। तो कर्म कारक होता है जैसे सीता ने राम को देखा, मतलब किसको देखा भाई? संज्ञा को देखा, मतलब राम को देखा भाई। राम क्या यहाँ पे संज्ञा है। अच्छा, अगला है करण कारक। करण होता है से के द्वारा, तो ये यहाँ पे बन रहा है जिस संज्ञा से जो है सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम से क्रिया होने का माध्यम पता चले उसे करण कारक होता है। मतलब कि यहाँ पे आपको पता रखना है कि क्या हो रहा है, से के द्वारा। जब भी जैसे कि राम ने रावण को बाण से मारा, उसी प्रकार है वो तुलिका से किससे बना रहा है? प्रयोग कर रहा है। किसका प्रयोग कर रहा है भाई? आपका संज्ञा या सर्वनाम का माध्यम ले रहा है, उसको साधन ले रहा है। तो यहाँ पे क्या है? करण कारक। तो ये सीधा क्वेश्चन ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो वह तुलिका से किससे चित्र बना रहा है? तुलिका से चित्र बना रहा है, तो से के द्वारा, है ना। उसी प्रकार होता है संप्रदान। संप्रदान आपको पता होना चाहिए। संप्रदान में को के लिए, सीधा तो हम इसको पढ़ते हैं कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए
अपादान से जुदाई, अपादान से, देखिए अपादान से हो रहा है अलग हो रहा है, ये अलग तो नहीं हो रहा है ना, से तो यहाँ भी आ रहा है लेकिन ये बना रहा है, उसका प्रयोग कर रहा है, तुलिका से, तो यहाँ पे क्या आएगा, करण कारक आएगा। अपादान का मतलब होता है अलग हो रहा है। ये देखो कितना कन्फ्यूजिंग सवाल था। ऐसे क्वेश्चन आपको टीजीटी कमीशन हिंदी में पूछे जाने हैं। आप इस सीरीज़ को कंटिन्यू देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। संबंध, संबंध होता है का के की, जिसमें आपका ये यह आदेश आम का बेटा है ना, मतलब जहाँ संबंध की बात हो रही है। अधिकरण का मतलब होता है यहाँ पर क्या होता है, में पर, मतलब कि क्रिया के आधार पर या स्थान या समय का बोध कराने वाले संज्ञा या सर्वनाम को अधिकरण कारक, जैसे कि भौरों का फूल क्या है, मडरा रहा है, अधिकरण में पर, है ना। और लास्ट है आपका संबोधन कारक। संबोधन बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आपका हे, अरे, अहो, जैसे हे गोपाल यहाँ आओ, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन क्या है, कर्ता वाले जो कारक वाले, ये आपको आठों के याद रखने हैं। कर्ता ने, कर्म को, जहाँ भी को आ रहा है, को आ रहा है, मतलब कि फल जो है वो संज्ञा पर जो है, संज्ञा सब नाम पर उसका फल पड़ रहा है। जैसे सीता ने राम को देखा, ये कर्म कारक है। करण में क्या होता है, से के द्वारा, किसी चीज़ के द्वारा कार्य करवाया जा रहा है। अच्छा, संप्रदान क्या होता है, मतलब कि वो चीज़ क्या है जिसके लिए क्रिया की जाए, मतलब गरीबों को अन्न दो, क्या दो, गरीबों को क्या दो भाई, अन्न दो। देखो को तो कर्म कारक में भी आता है, लेकिन संप्रदान में क्या आ रहा है, उसको मतलब क्या है, उसके लिए काम किया जा रहा है। तो गरीबों को क्या दो, अन्न दो भाई, है ना। इन इन बच्चों को खाना दो। तो को का मतलब है उनके लिए कुछ कार्य, क्रिया की जा रही है किसी के लिए, है ना, उसको संप्रदान कारक। अच्छा, आपका अपदान होता है जुदाई का, अलगाव या तुलना का भाव जिसमें प्रकट हो, जैसे कि पेड़ से पत्ता गिरा, है ना, पेड़ से क्या है, पेड़ से पत्ता क्या हो गया, अलग हो गया, अलग होने की भावना यहाँ पे प्रतीत कर रहा है। संबंध होता है संबंध बना रहा है, का के की, जैसे कि वो मीनू उसकी बेटी है, वह राधेश्याम का बेटा है, मतलब कि संबंध बनाने की बात कर रहा है, वहाँ पे आपका संबंध कारक आएगा। अधिकरण में पर मतलब कि क्या हो रहा है, क्रिया के आधार पर जो है वो स्थान या समय का बोध कराने वाले संज्ञा या सर्वनाम का अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे कि वो उस बस पे खेल रहा है ना, वो बस पर मंडरा रहा है, मतलब कि वो क्या है, वो बस में बैठा है। मतलब ये आपको सारी बातें याद रखनी है। संबोधन कारक, हे, अरे, आओ, मतलब कि हे कृष्ण इधर आओ, मतलब कि जहाँ पे मतलब कि क्या हो रहा है, एक उल्लास वाली बात हो रही है, तो मतलब शॉक्ड वाली बात हो रही है, वहाँ पे हम क्या बोलेंगे, वहाँ पर हमारा जो लास्ट वाला है वो कौन सा है, आपका संबोधन कारक की बात हो जाएगी। थोड़ा सा टफ है हिंदी, लेकिन एक बार समझ गए तो सब कुछ आसान लगने लग जाएगा। कुशल शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। देखिए जो कुशल शब्द है, इसका जो भाववाचक संज्ञा रूप है ना, वो क्या है। तो अगर बात करें कुशल शब्द की, तो कुशल शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है कौशल। क्या है, कौशल। ऑप्शन नंबर बी भाई आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, कुशल शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है कौशल है जी, ये बात आप समझ गए। सबसे पहले तो जानते हैं कि संज्ञा क्या होती है। तो संज्ञा किसी, आप नॉर्मल भाषा में आप बचपन से सुन रहे होंगे, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि या नाम को उसकी संज्ञा जो है वो कहते हैं। मतलब कि किसी वस्तु, स्थान, प्राणी आदि के नाम को क्या कहा जाता है, संज्ञा कहते हैं। मतलब कि संज्ञा की बात करूं तो संज्ञा के बहुत सारे प्रकार होते हैं। संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है, द्रव्यवाचक संज्ञा होती है, समूहवाचक संज्ञा होती है, भाववाचक संज्ञा होती है। तो संज्ञा के यहाँ पे मुख्य रूप से अगर कहूँ तो वैसे 5 प्रकार होते हैं। लेकिन अगर संज्ञा की बात करें, यहाँ पे बात हो रही है कौशल। कौशल शब्द का जो भाववाचक संज्ञा है, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो भाववाचक संज्ञा है वो क्या होती है। कौशल या कुशल होता है, मतलब कि टैलेंट है आपका, किसी चीज़ का कार्य करना, ये भी आपका क्या है, एक भाव है ना। जैसे कि आपका मिठास हो गया, क्रोध हो गया, मतलब कि किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन आप इसको अंग्रेजी में कहेंगे। मतलब कि भाववाचक संज्ञा जो होती है ना, यहाँ पे आपको भाई एक बात याद रखनी है। इसमें क्या होगा, क्या जैसे कि उदाहरण के लिए आपका इसमें क्या होगा, जैसे कि आपका भाववाचक संज्ञा में फीलिंग की बात करेगा, भाव की बात करेगा, मतलब कि आपकी किसी दशा की, जैसे कि आपको बहुत गुस्सा आ रहा है तो ये भी क्या है, आपका एक भाव है। आपको आपका जो है वो क्या है, गुण की बात इसमें हो सकती है भाववाचक संज्ञा में। जबकि समूहवाचक संज्ञा क्या होती है, जो संज्ञा शब्द के किसी एक व्यक्ति का वाचक न होकर समूह या समुदाय की बात कर रहा है। जैसे कि समूहवाचक संज्ञा में क्या हो सकता है भाई, समूहवाचक संज्ञा में हो सकता है जैसे कि टीम हो गई आपकी, तो टीम में तो बहुत सारे लोग होते हैं, तो ये भी समूहवाचक संज्ञा। सभा हो गई, समिति होगी, आपका आयोग हो गया,
आपका परिवार भी क्या है, परिवार भी एक समूहवाचक संज्ञा है। पुलिस हो गए, आपकी सेना, अधिकारी, ये सब किस में आता है, कर्मचारी हो गए, सब जो है वो भाववाचक संज्ञा में। कल के लिए क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कौशल जो है वो किस प्रकार की संज्ञा है, या कुशल जो है वो किस प्रकार की संज्ञा है। तो ये भी आपको कल के लिए याद रखना है कि ये भाववाचक संज्ञा है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में बताइए। द्रव्यवाचक संज्ञा वो संज्ञा होती है जो किसी संज्ञा शब्द से सामग्री या पदार्थ का बोध कराती है, जैसे कि सोना हो गया, चांदी हो गया, लोहा, तांबा, ऊन, पानी, घी, मतलब द्रव्य पदार्थ हो गया, आपका ठोस पदार्थ हो गया, इनके बारे में जो बात करेगा वो द्रव्यवाचक संज्ञा है। अच्छा, जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, ये तो बहुत आसान है, मतलब जो संज्ञा किसी जाति का बोध कराती है वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। देखिए, अगर बात करो जैसे कि नदी हो गया, क्योंकि नदी क्या है, नदी एक जातिवाचक संज्ञा है। अब आप बोलेंगे नदी कैसे जातिवाचक संज्ञा होगी, वो तो व्यक्ति, क्योंकि यह सभी नदियों का बोध करा रही है, सिर्फ एक नदी के बारे में नहीं बात करी। किंतु अगर जब भी एक विशेष नदी का नाम आएगा, जैसे कि गंगा नदी, तो गंगा तो पूरी दुनिया में एक ही है, तो गंगा नदी क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। जब किसी एक व्यक्ति की जो फेमस है, जैसे कि नरेंद्र मोदी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू है, वो क्या है, जैसे कि जब जो किसी व्यक्ति या स्थान के वस्तु का बोध करा, जैसे कि राम, गंगा, पटना, ये एक चीज़ है, जो एक होगा ना हमेशा अपने आप में, वो व्यक्तिवाचक है। लेकिन जो आपका क्या होगा, आपका जो ज़्यादा होगा, मतलब कि कैसे ज़्यादा बोले तो जैसे कि बहुत सारे नदियाँ, बहुत सारे पर्वत, माउंट एवरेस्ट बोला है तो एक ही है, वो व्यक्तिवाचक है। लेकिन अगर आपको क्या बोला है, सिर्फ पर्वत का नाम बोला है, लड़की का नाम बोला, लड़की का नाम तो नहीं बोला, लड़की बोली है ना सिर्फ, नदी बोली है ना सिर्फ, तो ये जातिवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक जब किसी मटेरियल की बात हो रही है, चाहे वो सॉलिड सॉलिड मटेरियल हो, ठोस पदार्थ हो, चाहे आपका द्रव्य पदार्थ हो, पानी, तेल, घी, ये सब गैसीय पदार्थ, सोना, चांदी, तांबा, ये आपका ठोस पदार्थ, मतलब ये सब जो है वो क्या होने वाले हैं, ये आपके द्रव्यवाचक। समूहवाचक जब किसी समूह की बात हो रही हो, और भाववाचक जहाँ पे भाव गुण की बात हो रही हो, चाहे आपका वो क्रोध है, मिठास है, मतलब ये सारे के सारे आपको संज्ञा की पॉइंट भी जो है वो याद रखने हैं। देखिए, पहला दिन है, कोशिश कर रहा हूँ हिंदी पढ़ाने की कि और अच्छे से आपको बेहतर पढ़ाऊँ। धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करूँगा और अच्छे से आपके बीच हिंदी लाता रहूँगा, क्योंकि हमारी जब भी मैं वीडियो डालता हूँ तो मैं डिटेल से डालता हूँ। मेरा ये नहीं है कि बस वीडियो डाल दी और उसके बाद जो है वो वीडियो ख़त्म करने का काम नहीं है, चीज़ों को वन लाइनर पढ़ाने का काम नहीं है। हम हर एक चीज़ बेहतर तरीके से डालने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वह सो रहा था तभी अचानक उठ बैठा, रेखांकित पद पर क्रिया का भेद है। देखिए, बोल रहा है कि जो वो सो रहा है, कोई व्यक्ति है वो सो रहा है, तभी, अब तभी जब बीच में आया वो अचानक उठ बैठा, मतलब कि तभी का मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है कि, या फिर वो सो रहा था कि, मतलब कि बीच में जो आ रहा है ना, ये शब्द को दो शब्दों में बांट रहा है। तो याद रखना भाई कि वो सो रहा था कि तभी वो अचानक क्या है, उठ बैठा। तो यहाँ पर कैसी क्रिया हो जाएगी, संयुक्त क्रिया, तो आपको देखने ही से मिल रही है। अब आप बोलेंगे संयुक्त क्रिया होती क्या है, ज़रा ये भी बता दीजिए थोड़ा बहुत भैया। अच्छा, संयुक्त क्रिया की बात करें, देखिए क्रिया भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, क्रिया की बात करें और बात करें संयुक्त क्रिया की, जब कोई क्रिया दो या दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित होती है, मतलब कि दो अलग अलग क्रियाओं के मेल से बनी जो क्रिया होती है, उसको ही हम क्या कहेंगे, कंपाउंड वर्ब अंग्रेजी में और हिंदी में संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे कि मैंने खाना खा लिया, यहाँ खा और लिया मिलकर क्या बन रहे हैं, एक ही कार्य को पूरा कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैंने खाना खाया यहाँ पे नहीं होता। ठीक है, अगर मैंने खाना खा लिया तो यहाँ पर क्या है, मतलब कि ये दोनों क्या है, ये आपकी संयुक्त क्रिया का उदाहरण। जैसे कि आपका संयुक्त क्रिया में आपका मैंने किताब पढ़ी नहीं, मैंने किताब पढ़ ली, ये भी संयुक्त क्रिया है। वह मुझे पढ़ने दो, वह, मतलब कि ये सारे आपको याद रखना है। तब मतलब क्या है, संयुक्त क्रिया होती है जहाँ पर दो या दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित होती है ना। ये सारी बातें आपको याद रखनी है कि संयुक्त क्रिया क्या होती है। अच्छा, क्रिया की बात करें, देखिए क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रियाओं के बहुत सारे प्रकार होते हैं और ऑप्शन में यहाँ पे प्रेरणात्मक क्रिया, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया। प्रेरणात्मक क्रिया की बात करें तो ये अकर्मक और सकर्मक दो क्रियाओं से बनती है। तो अकर्मक और सकर्मक दो क्रियाओं से कौन सी क्रिया बनती है, प्रेरणार्थक क्रिया। इस बात को आपने याद रखना है, प्रेरणार्थक क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये भी आपको याद रखनी है। देखिए, अगर बात करूँ मैं क्रिया के अनुसार, तो क्रिया की भेद जो है वो मुख्य रूप से जो कर्म के अनुसार या रचना की दृष्टि के अनुसार जो है वो जो क्रिया है उसके जो है वो, देखिए भैया, रचना की दृष्टि से या के जो है दो भेद है क्रिया के, एक सकर्मक क्रिया, एक अकर्मक क्रिया है। मतलब सकर्मक और अकर्मक क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। सकर्मक क्रिया होती है
जिस क्रिया के साथ कर्म या कर्म की संभावना हो या जिस क्रिया पर कर्म का फल पड़ता हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। कर्म होता है जैसे कि राम एक कर्म है यहाँ पे, न कर्म है कार्य करने वाला, जैसे कि राम फल खाता है। राम क्या है यहाँ पे, राम पर फल पड़ रहा है ना, क्या है जो क्रिया कर्म पर फल डाल रही है, राम पर क्या है, राम क्या खा रहा है, खा रहा है भाई, फल खा रहा है, उस पर फर्क पड़ रहा है। तो खाना क्रिया के साथ फल जो है यहाँ पे कर्म है, फल क्या है, कर्म है ना। उसके बाद सीता गीत गाती है, तो सीता क्या है, गीत गाना क्या है यहाँ पे क्रिया है, गा रही है तो एक क्रिया है, लेकिन गीत क्या है यहाँ पे कर्म है, गीत क्या है कर्म पर। मोहन पढ़ता है, तो पढ़ना क्रिया के साथ पुस्तक क्या है यहाँ पे कर्म की संभावना बनती है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो पढ़ना क्रिया के साथ पुस्तक यहाँ पे कर्म है, तो मोहन पढ़ रहा है लेकिन क्या पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है। तो ये सारी बातें आपको याद रखना है। तो सकर्मक क्रिया समझ गए होंगे कि जिस क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म की संभावना हो और जिस क्रिया पर कर्म का फल पड़ता हो, कर्म पर फल पड़ता हो, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। दूसरा आपको अकर्मक क्रिया याद होनी चाहिए। अकर्मक क्रिया के साथ कर्म नहीं होता, मतलब कि उस पर फल कर्ता पर पड़ता है, जो कार्य करा उस पर फल पड़ेगा। राधा रोती है भाई, राधा क्या है यहाँ पे, करता है ना, और राधा पर क्या है, सीधा फल पड़ रहा है, मतलब कि कर्म का यहाँ पे अभाव है, सीधा तथा क्या है, रोती है, क्रिया का जो फल है वो सीधा राधा पर पड़ रहा है ना। मोहन हंसता है, तो मोहन क्या है, सीधा हंस रहा है, मौन पर पड़ रहा है फर्क। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। जहाँ पर तो आपका कर्म हो या कर्म की संभावना हो और क्रिया करने का जो काम हो रहा है वो फल कर्म पर पड़ रहा हो, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। और अकर्मक क्रिया के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये आपका जो है वो उसका फल जो है वो कर्ता पर पड़ता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मैं यहाँ देख लेता हूँ, बाकी आप खुद काफ़ी समझदार है रेखांकित पद का सर्वनाम उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी। जब भी हम अपने लिए बात करेंगे, अपने लिए बोले तो सिर्फ अपनी बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, तो वो हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम का मतलब होता है आप। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है, आप मतलब कि खुद के लिए, मतलब कि जैसे आप स्वयं के लिए या खुद के लिए जो प्रयुक्त जो सर्वनाम होता है उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। यह कार्य मैं अपने आप ही कर लूँगा, ये भी कैसा है, निजवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम की बात करें, जो संज्ञाओं के बदले जो शब्द आए उनको ही सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, वे आदि शब्द जो है वो क्या है, सर्वनाम है। सर्वनाम के यहाँ पर जो है वो छह भेद है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जो किसी पुरुष या स्त्री के नाम के बदले है, जैसे कि मैं, हम, तू, वह, ये, उन, उनसे, इन्हें, उन्हें, इसको, ये सब क्या है, ये एक क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण। पुरुषवाचक सर्वनाम तीन प्रकार के होते हैं। एक उत्तम पुरुष होता है, उत्तम पुरुष मतलब मैं, हम, मैंने, हमने, हमारा, मुझे, मुझको। मध्यम पुरुष होता है तू, तुम, जहाँ हम दूसरे की बात कर रहे हैं। अन्य पुरुष मतलब किसी तीसरे थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं। सेकंड पर्सन तो मतलब किसी आपके बारे में बात कर रहा हूँ। और जब हम अपने बारे में बात कर रहे हैं तो वो उत्तम पुरुष हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन हो जाएगा। तो आपका पुरुषवाचक सर्वनाम आपका तीन प्रकार का। निश्चयवाचक सर्वनाम होता है जहाँ पर निश्चित की बात हो रही है, मतलब यो मेरी पुस्तक है, ये क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है ना। वह उनकी इमेज है, मतलब जहाँ फिक्स है कि भाई ये उनका ही चीज़ है। अनिश्चयवाचक जहाँ पर कोई पता नहीं है कि कोई आ गया तो क्या करोगे, जैसे ये क्वेश्चन है, उसने कुछ नहीं लिया, मतलब उसने किसने, कोई पता नहीं है ना यार, मतलब कि ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है संबंधवाचक सर्वनाम, मतलब कि क्वेश्चन पूछा जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम, आपको पता होना चाहिए। मतलब संबंध होता है जहाँ पर जिस सर्वनाम में किसी दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध स्थापित किया, जैसे जो सो, जो आया सो जाएगा, है ना। यह ध्रुव क्या है, सत्य है। तो मतलब ये आपको पता होना चाहिए, जो आया है वो जाएगा भी, सो जाएगा भी। तो जो हो गया, जो का सो। प्रश्नवाचक होता है, मतलब जहाँ पे किस प्रश्न की बात हो रही है, मतलब कि प्रश्न करने के लिए, जैसे कि कौन आया था, प्रश्न कर रहा है भाई ये व्यक्ति कि वह क्या कह रहा है, तो ये प्रश्न फॉर्म में ही बोल रहा है। दूध में क्या गिर गया, अब पूछ रहा है ना कि क्या गिर गया दूध में, यही तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। और निजवाचक होता है जहाँ अपनी बात कर रहा है, सिर्फ अपनी बात, मतलब कि आपकी स्वयं की बात कर रहा है। जैसे कि मतलब कि मैं तो भाई अपने आप ही चला जाऊँगा, मतलब अपने आप पे बात ले रहा है, तो उसको बोलते हैं आपका निजवाचक सर्वनाम। तो देखिए ये सारी हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी जितनी ज़्यादा पढ़ोगे, हिंदी देश की बिंदी है और आपको पढ़ना पड़ेगा। हमारे देश की जो है वो हिंदी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिंदी के बारे में हमको नॉलेज होनी भी चाहिए, इसीलिए हर परीक्षाओं में हिंदी ज़्यादा से ज़्यादा पूछी जाती है। अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे बैच में हिंदी
को पढ़ाने वाले खतरनाक मैम हमारे पास है, जो कि बहुत ही तगड़े तरीके से हिंदी पढ़ाते हैं। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप हमारे बैच को परचेज करना चाहते हैं, 7876145409। अगर आपको भी हमारी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ना ज़रूर लिख दीजिएगा। हर हर महादेव, जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश।